दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों साइंस की तीसरी सीरीज लेकर मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने। तो आप सभी जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर कर दीजिए। और बड़ा ही मजा आज आने वाला है। क्यों? क्योंकि आज की टॉपिक कुछ खास है। पहले दिन दोस्तों मैंने आपको बैक्टीरिया और वायरस से संबंधित क्वेश्चन आंसर के बारे में बताया। दूसरे दिन मैंने लाया था आपके लिए नाभिकीय भौतिकी, जिसको आप न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से जानते हैं, वहां से क्वेश्चन किया गया। और आज फिर से बायोलॉजी का टर्न है। बहुत मजा आने वाला है। और टॉपिक तो जरा देखो, लिखा है ह्यूमन बॉडी, विटामिन और मिनरल्स। एकदम दमदार और सबसे बेहतरीन टॉपिक है। बहुत सारे प्रश्न यहां से बनते हैं आपकी परीक्षा में। तो जल्दी से आप सभी को वीडियो को शेयर करो ताकि आपको और भी ज्यादा मजा आ जाए। जल्दी से शेयर कर दो फटाफट, ठीक है। चलो और स्टार्ट करते दोस्तों। और थोड़ा सा एनर्जेटिक होकर के और एक अलग तरीके से आज अलग माहौल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। और जिन्होंने एप्लीकेशन को नहीं इंस्टॉल किया, भैया एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। होम पेज की डिजाइन चेंज होने वाली है, बहुत बेहतरीन लगेगा आपको दोस्तों। सिर्फ एक बार आप एप्लीकेशन पे आ जाओ। आपको इस जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये वीडियो आप वहां से भी देख सकते हैं। आपको यूट्यूब पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप वीडियो भी देख सकते हैं और लगे हाथ उसका टेस्ट भी दे सकते हैं कि तुरंत काम धाम निपटा दो तुरंत, ठीक है। जल्दी से वीडियो को शेयर करो, समय नहीं है आपके पास, जल्दी से शेयर कर दो। चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव है। लाइपेज का स्राव दोस्तों कहां से होता है? जल्दी से बताइए। मानव के शरीर में लाइपेज नाम के एंजाइम का नाम सुना है ना? और लाइपेज का स्राव कहां से होता है? नहीं पता? अरे यार, पूरी बायोलॉजी स्टडी 91 पर आपको पढ़ाई गई है। बायोलॉजी ही नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ाया गया है। आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, सब पूरा पढ़ाया गया। हाँ, पूरा पढ़ा दिया गया है, पूरा पढ़ा दिया गया। एक सिंगल चैप्टर नहीं बचाया गया। ये सब वहां से पूछे गए क्वेश्चन है। याद रखें दोस्तों, वैसे तो ये कई जगह से स्रावित होता है, बट मोस्टली इसका उत्तर होता है अग्न्याशय। याद रखिए, मानव शरीर में भोजन को पचाने के संदर्भ में लाइपेज नाम का जो एंजाइम होता है, ये हमारे अग्न्याशय यानी पैंक्रियास से स्रावित होता है। अग्न्याशय को दोस्तों अंत और बाह्य स्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों से कोरिलेट करता है, ठीक है। तो पैंक्रियाज याद रखेगा, इंग्लिश में पैंक्रियाज और हिंदी में अग्न्याशय कहा जाता है। ये आपका सही हो जाएगा। लिख रहा है कि लाइपेज अमाशय तथा अग्न्याशय दोनों से स्रावित होता है, लेकिन मुख्यतः यह कहां से स्रावित होता है? अग्न्याशय से स्रावित होता है। मैंने कहा आपसे, ठीक है। तो याद रखेगा अमाशय से भी होता है। अगर अग्न्याशय ऑप्शन में नहीं है तब आप अमाशय करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। जठर रस में पाए जाने वाले लाइपेज को गैस्ट्रिक लाइपेज भी कहा जाता है, जिसका स्राव बहुत सूक्ष्म मात्रा में होता है। समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन बता दो। करा बेरियम मील। अब इसका उत्तर बता के दिखाओ। कौन कौन बताने वाला है? जल्दी से बताओ। बेरियम मील किसके लिए प्रयुक्त होता है? देखिए ध्यान से, लिखा है रक्त समूह की जांच के लिए। आराम से उत्तर दो, पहले क्वेश्चन ध्यान से देख लो। रक्त समूह की जांच के लिए बेरियम मील का इस्तेमाल होता है, या पोषण नाल की यक्ष किरण के लिए, या मस्तिष्क की यक्ष किरण के लिए, या इन तीनों में से कोई नहीं? अरे बहुत सारे लड़के परेशान होंगे, सर बेरियम मील होता क्या, पहले ये तो बता दो। चलो नहीं पता, थोड़ी सी कहानी सुननी पड़ेगी दोस्तों। बेरियम मील में होता क्या? एक लिक्विड होता है। जब आपको ये लिक्विड पिला दिया जाता है तो ये जहां जाकर फैल जाता है, वहां पर एक्सरे वाली किरण से जब फोटो ली जाती है तो फोटो बड़ी अच्छी आती है, ठीक है। उसलिए आपके शरीर के आंतरिक हिस्से के लिए होता है। जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तब भी इस तरह की चीजें आपको दी जाती ताकि अल्ट्रासाउंड में जो स्कैनिंग हो उसमें इमेज अच्छा बन सके, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, ये पोषण नाल की एक्स किरण के लिए प्रयुक्त होता है बेरियम मील, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, कोई खाने पीने वाला चीज नहीं है, ठीक है। चलो आगे बताओ। प्रोटीन क्या होता है? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन सर आपने पूछ दिया। प्रोटीन, उत्तर बता के दिखाओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ उत्तर क्या होगा। पूछ रहा है कि प्रोटीन क्या है। लिख रहा है पॉलीपेप्टाइड, पॉली एसिड्स, पॉलीएस्टर्स और पॉलीसैकेराइड। तो प्रोटीन क्या होता है दोस्तों? ये पॉलीपेप्टाइड होता है। क्या होता है? ये पॉलीपेप्टाइड होता है। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिख रहा है प्रोटीन मुख्यतः पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, और प्रोटीन का निर्माण अमीनो एसिड से मिलकर के होता है। कह रहा है अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बंध द्वारा ही क्या होते हैं? बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन है ही क्या? ये पॉलीपेप्टाइड होते हैं। और प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा माना जाता है? दाल। क्या माना जाता है? दाल, ठीक है। इसीलिए भारत में दाल, चावल और रोटी बड़ा प्रसिद्ध है ना। प्रोटीन डेली लिया जाता है। प्रोटीन शारीरिक शक्ति का विकास करता है। आपके अंदर जो एनर्जी आती है ना, प्रोटीन से आती है, ठीक है।
प्लस मतलब बहुत सारा काम करता है। प्रोटीन मतलब आपकी शरीर मजबूत होगी, ऐसे समझ लो। आपका जो शारीरिक विकास होता है ना, वो प्रोटीन की वजह से होता है। जो लोग नाटे हैं, कहीं ना कहीं उनमें प्रोटीन की कमी होती है। आप कह सकते हो मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? बताओ शरीर का वो कौन सा हिस्सा है जहां पर हड्डियों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है? वैसे सबसे बड़ी हड्डी वो जांग की हड्डी होती, फीमर की, सभी को पता है। सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती, स्टेपिस, वो सभी को पता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कहां सबसे ज्यादा मात्रा में हड्डी पाई जाती है? अंगुली में, मस्तिष्क में, छाती में, या फिर कशेरुकाओं में? तो याद रखें दोस्तों अंगुली में, ठीक है। अंगुली में आप यहां से देखेंगे तो रेडियो अल्ना होता है, फिर इसके बाद देखिए छोटा छोटा कॉर्पल्स, मेटाकॉर्पल्स, इस तरह की बहुत सारी अंगुलियां होती हैं। 50 से ज्यादा हड्डियां सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में पाई जाती हैं, ठीक है, अंगुलियों में। तो याद रखिएगा दोस्तों 56। और आपका मस्तिष्क कुल 8 हड्डियों को मिलाकर के बनता है। छाती में कुल 24 हड्डियां होती हैं, और कशेरुका यानी जो मेरुदंड है इसमें 33 हड्डियां पाई जाती हैं। ये सब आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, मजा नहीं आता यार। अरे मैं कितने दिन से कह रहा हूं दोस्तों, ये स्पेशल सीरीज चल रही है। 3 बार दिन में मैं आता हूं। एक बार सुबह की 11 बजे आता हूं, सुबह की 11 बजे। जिनको जीके जीएस में प्रैक्टिस करना हो, बेहतरीन प्रैक्टिस, वो अपना ये वाला टाइम शेड्यूल चूज कर लें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 5 बजे शाम को, ठीक है, यहां साइंस की सीरीज चलाई जाती है। इसमें भी मैं ही क्लास ले रहा हूं, जो अभी आप क्लास देख रहे हो। इसके अलावा दोस्तों रात को 11 बजे और भी अलर्ट रहिए, यहां पे ऑपरेशन 10 चल रहा है। क्या चल रहा है? ऑपरेशन 10। केवल 10 क्वेश्चन आपकी जिंदगी हराम कर देंगे, ठीक है। ऐसे 10 क्वेश्चन होते हैं, बदल बदल कर विषय चल रहा है यहां पे, तो आप जल्दी से आ जाओ, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 2 क्लास अलग से मैथ की चल रही है। एक मैथ के लिए आरआरबी एनटीपीसी की क्लास चल रही है, आरआरबी एनटीपीसी की क्लास चल रही है। ये क्लास चल रही है दोपहर में 2 बजे। एक क्लास आपको चल रही है रात को 7 बजे चल रही है, ये मैथ की डिटेल क्लास चल रही है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 12 बजे दोपहर में आपको यूपीएसआई से संबंधित चीजें दी जाती हैं, तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं चैनल से। तो चैनल पे जुड़े रहिए, देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन वाली लाइन चल रही है, ठीक है, इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये, बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व हैं। क्या पूछा है? बढ़ते हुए क्रम में बताना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप तो जानते हैं हमारा पूरे शरीर में हड्डी हड्डी है, और इस तरह से देखा जाए तो कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगा। तो यहां लिख रहा है कैल्शियम पहले। क्या कैल्शियम पहले हो सकता है? कैल्शियम पहले कैसे हो जाएगा? आपको बढ़ते हुए क्रम में जाना ना, और बाकी के जो सोडियम वोडियम है ये तो बहुत सूक्ष्म मात्रा में जरूरत पड़ती है, तो कैल्शियम लास्ट में होना चाहिए। अब जिसने देख करके समझ लिया उसको पता हो जाएगा उत्तर क्या है, 3 है। बाकी लोग के परेशान हो जाएंगे, अरे भाई कैल्शियम ज्यादा होता है और आपको पूछा बढ़ते हुए क्रम, मतलब इधर कम वाले होंगे इधर ज्यादा वाले होंगे, तो कैल्शियम इधर होना चाहिए ना। बाकी सोडियम थोड़ी मात्रा में होता है, गंधक उससे ज्यादा होता है, पोटेशियम उससे ज्यादा होता है, फास्फोरस उससे ज्यादा होता है, और कैल्शियम उससे भी ज्यादा होता है। और कैल्शियम के आगे भी जाओगे तो ऑक्सीजन आ जाता है। सबसे ज्यादा क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलेय है? जो जल में विलेय है केवल उसके बारे में आपको बताना है। कौन सा रसायन जल में विलेय है? लिख रहा है स्टार्च हो गया, इंसुलिन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, या इनमें से कोई नहीं। जल में विलेय, मुझे पता था बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कितने लोग हैं जो इसका उत्तर दे सकते हैं, बताएं। हो बहुत मेहनत करना पड़ेगा अभी आपको, इतना आसान नहीं है उत्तर, ठीक है। स्टार्च बाबू मत पढ़ो, ठीक है। स्टार्च गलत उत्तर है, आप तो बता दो, ठीक है। इंसुलिन या ग्लाइकोजन, ठीक है। दोस्तों आपको पता होगा जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन के रूप में सेव होता है, तो वहां पर उसको विलयन की बात ही नहीं बनती है। क्यों? ये तो सेविंग वाली होगी पार्ट ना। यहां पर याद रखेगा इंसुलिन आपका सही उत्तर हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग होता है, ठीक है, मधुमेह, ठीक है। याद रखेगा इंसुलिन का श्रावण हमारी जो बीटा कोशिका होती है, लैंगरहैंस द्वीपिका की बीटा कोशिकाएं वो करती हैं, ठीक है, अग्न्याशय के पास में पाई जाती हैं। तो याद रखेगा इंसुलिन पूरी तरह से जल में विलय होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंसुलिन, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? आपको क्या लगा विटामिन ए बी सी डी पूछूंगा ना? मुझे पता था आप कमजोर हो विटामिन ई में, इसलिए मैंने जानबूझ करके ई पूछा है। जल्दी से बताओ विटामिन ई का फुल फॉर्म बताओ। फुल फॉर्म नहीं, इसका रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम बताओ। टोकोफेरॉल। क्या नाम है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। एक बात और याद रखें दोस्तों, विटामिन ई किसमें पाया जाता है? जैसे फिश लिवर ऑयल वगैरह हो गया,
गया, ठीक है। कॉर्ड ऑयल का नाम सुना होगा, उसमें पाया जाता है। इसके अलावा आपने अंकुरित गेहूं और चने देखा होगा, ठीक है, उसमें भी पाया जाता है। और ये बांझपन से दूर करने के लिए विटामिन ई का प्रयोग होता है, ठीक है। विटामिन ई खूब खाइए, जिनको संतान नहीं हो रहा है, ठीक है, उनको संतान होने का चांस बढ़ जाता है विटामिन ई से, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पढ़ना ही है कि विटामिन ए को क्या बोलते हैं, तो पढ़िएगा रेटिनॉल। विटामिन बी की पूरी फैमिली होती है, तो बी1 को थायमिन बोला जाता है, बी2 को राइबोफ्लोविन बोला जाता है, बी6 को पाइरिडॉक्सिन बोला जाता है, बी12 को कोबाल्ट बोला जाता है, सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, डी को कैल्सीफेरॉल बोला जाता है, और ई को क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल कहा जाता है। ई को क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल, ठीक है, विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोला जाता है। और विटामिन के जिससे थक्का बनता है उसको बोलते हैं फिलोक्विनोन। क्या बोलते हैं, फिलोक्विनोन, ठीक है। ये सब याद रखिए, परीक्षा में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एकदम अलर्ट मोड में रहिए और अलर्ट मोड में पढ़ते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है, दोस्तों हमारे भोजन में संरक्षात्मक जो हमारे शरीर की रक्षा करता है वो कौन से खाद्य पदार्थ है। लिख रहा है वसा और विटामिन। वसा का भी रक्षा कर सकता है, फैट, आपके शरीर में फैट अच्छा होता है। अरे फैट अगर बढ़ जाएगा ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा तो टाइम टाइम फिश, ठीक है, तो याद रखिए ये तो गलत हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स और खनिज, दोस्तों यहाँ पे खनिज तो अच्छा दे दिया है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट दोस्तों इससे रक्षात्मक चीजें नहीं मिलती हैं, इसको त्वरित ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए, त्वरित ऊर्जा के लिए, ठीक है। तो यहां पर त्वरित ऊर्जा ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। विटामिन और खनिज एक पल के लिए सही हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट तो काट ही दीजिए, तो बच गया सिर्फ एक आंसर हमारे पास, ये विटामिन और खनिज, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। शरीर की संरक्षात्मक खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक क्या होता है, तो याद रखिए विटामिन सी, विटामिन और खनिज होता है, ठीक है। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन होता है। दोस्तों अग्न्याशय को पाचक रस के जो है पाचन के लिए, ठीक है, उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है। रेनिन करता है, ट्रिप्सिन करता है, सिक्रेटिन करता है या पेप्सिन करता है। सोच समझकर उत्तर दीजिए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है। मैंने क्या पूछा, अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, ठीक है, हार्मोन। याद रखें दोस्तों यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सिक्रेटिन। क्या नाम है, क्या नाम उस हार्मोन का, उस हार्मोन का नाम है सिक्रेटिन, ठीक है। सिक्रेटिन यही क्या करता है, उत्सर्जित करता है या क्या करता है, उसको एक्टिव करता है, उत्तेजित करता है सीक्रेट तरीके से। तो याद रखेगा उत्तेजित करने का काम सिक्रेटिन करता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। विटामिन सहायता नहीं करता, विटामिन किस में सहायता नहीं करता ये आपको बताना है। लिख रहा ऊतकों में एंजाइम का निर्माण करने में, क्या ऊतक में भी एंजाइम का निर्माण होता है, पता नहीं सर, ठीक है। वैसे कोशिका के बारे में जानते हैं, कोशिकाओं को मिलाकर के ऊतक बनता है ना, इतना जानते हैं, और ऊतकों को मिलाकर के अंग बनता है, इतना जानते हैं सर, इससे ज्यादा तो नहीं जानते। चलो देखते हैं ऊतकों में एंजाइम का निर्माण। दूसरा लिख रहा है उपापचय में आवेजक के रूप में, ठीक है। उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, जब खाना पचता है उस कंडीशन में, रोगों से रक्षा करने में। याद रखें दोस्तों विटामिन का इस्तेमाल रोगों से रक्षा करने में किया जाता है। उपापचय मेटाबॉलिज्म में भी होता है, लेकिन ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में विटामिन का कोई योगदान नहीं। विटामिन से ऊतकों में एंजाइम से क्या लेना देना, कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। तो जितने भी लोग यहां पर दूसरा और तीसरा बता रहे हैं, मुझे लगता है आपको समझना चाहिए और थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ना चाहिए गहनता से, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का, क्योंकि पूछा है कौन सहायता नहीं करता। तो विटामिन जो है ऊतकों के में एंजाइम के निर्माण में सहायता नहीं करता है, उसको याद रखेगा। वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर का सटीक व्याख्या किया था। सबसे पहले मानव शरीर की सटीक व्याख्या किसके द्वारा की गई थी, सोच समझकर उत्तर दीजिए। यह प्रश्न भी आपके लिए बिल्कुल नया है, न्यूटन ने न्यूटन तो उत्तर नहीं है, आगे बता दीजिए। कॉपरनिकस भी नहीं है, क्यों, कॉपरनिकस ने बताया था कि ब्रह्मांड जो है उसके केंद्र में सूर्य है, वो बताया था। अब बताइए इसमें से बेसेलियस और हार्वे दो में से कोई उत्तर है, ठीक है। हार्वे का आगे लिख लीजिएगा विलियम हार्वे, हार्वे का आगे क्या लिखिएगा, विलियम हार्वे, ठीक है। बताइए जल्दी से सही उत्तर क्या है, सटीक चित्रण, ठीक है। मानव शरीर का सटीक चित्रण किसने किया था, तो विलियम हार्वे। दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा, पता था आप में से यही लोग बोल रहे हैं, ठीक है। याद रखिए यहां पर बेसालियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेसालियस आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया।
एकदम आराम आराम से पढ़ो। देखो मैं कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ी जल्दीबाजी तो बनती है। अब जहां अगर कुछ बोलना नहीं है, बोलने लायक बचा नहीं, तब क्या बताऊं यहां पे, हाँ ठीक है। चलिए आगे विलियम हार्वे की बात कर दें तो विलियम हार्वे ने शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था। याद आया आपको, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। और न्यूटन ने गतिविषयक का नियम दिया था। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन है, प्रोटीन कौन सा है, स्टार्च, प्राकृतिक रबड़ या ऊन या फिर सेलुलोज। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये सब प्रश्न परीक्षा में घिसे पीटे प्रश्न है, ठीक है। तो याद रखिए ऊन, ऊन क्या होता है दोस्तों, ऊन प्रोटीन होता है। जो लोग नहीं जानते वो लोग जान जाए, नोट कर लें। ऊन क्या होता है, ऊन एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है। गलती से यहां प्राकृतिक रबड़ वगैरह का ऑप्शन मत लीजिएगा, ऊन ही ऑप्शन हो जाएगा। और ऊन में, अच्छा एक बात याद रखिए, ऊन में केराटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो बाल और त्वचा में पाया जाता है। हमारे बाल और हमारे त्वचा में क्या होता है, केराटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। वही वाला प्रोटीन ऊन में भी पाया जाता है, ठीक है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, बताइए। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं। ऐसे ब्लड बैंक तो बाहर बहुत सारे होते हैं, हमारे शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं। वैसे आपने पढ़ा होगा तिल्ली को कहते हैं, बट यहां तिल्ली का कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो तिल्ली का दूसरा नाम है स्प्लीन। क्या नाम है, स्प्लीन। अब ज्यादातर लोग जो नहीं जानते उनको लगता है हृदय। हृदय दोस्तों ब्लड को सिर्फ पंप करने का काम करता है, मोटर है वो, पंप करता है, ठीक है। वो यहां पर नहीं होगा। तो याद रखें स्प्लीन को दोस्तों ये ब्लड बैंक कहा जाता है। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है, क्योंकि पूरे शरीर का 1/6 भाग रक्त जो होता है वो प्लीहा में क्या होता है, संग्रहित होता है, स्टोर रहता है, ठीक है। ग्रे मैटर क्या होता है, बताइए ग्रे मैटर क्या होता है। ग्रे मैटर क्या होता है, लिख रहा है काफी संख्या में न्यूट्रॉनों को ग्रे मैटर कहा जाता है, काफी संख्या में तंत्रिका कोशीय निकाय को ग्रे मैटर कहा जाता है, काफी संख्या में तंत्रिकाओं तंतुओं को ग्रे मैटर कहा जाता है, या फिर न्यूरोग्लिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ग्रे मैटर। तो याद रखें दोस्तों, ये आप सभी इस पर दिमाग मत लगाइए। तो ज्यादातर लोगों का 90% लोगों का उत्तर गलत आ रहा है, तो बिल्कुल मत सोचिए, ठीक है। यहां पर याद रखेगा दोस्तों, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका निकाय, ठीक है। तंत्रिका कोशिका निकाय काफी संख्या में उनको ग्रे मैटर का नाम दिया जाता है। यहां ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है, बताइए जल्दी से। मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा क्या होता है, मस्तिष्कांत, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या फिर मध्य मस्तिष्क। सबसे बड़ा क्या होता है, प्रमस्तिष्क होता है, ठीक है। सबसे बड़ा मनुष्य में क्या होता है, प्रमस्तिष्क। तो यहां सही क्या हो जाएगा, प्रमस्तिष्क आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब पढ़ाया गया है। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है, ये माता के गर्भ में जब भ्रूण पल रहा होता है तो उसको भोजन कैसे मिलता है, लिख रहा माता की धमनियों से मिलता है, या फिर गर्भाशय द्वारा मिलता है, या फिर गर्भनाल द्वारा मिलता है, या फिर एमनियोसियोटिक सेक द्वारा मिलता है, ठीक है। जल्दी से बताइए सोच समझकर। चलिए आज इंतजार कर ही लेते हैं कौन कितना जवाब दे रहा है, ठीक है। जल्दी से बताइए उत्तर क्या है। मैं हट जा रहा हूं स्क्रीन से, आराम से बताइए, बिल्कुल बहुत समय आपके पास, ठीक है। जल्दी से बताइए भ्रूण को भोजन कैसे मिलता है। अच्छा, भ्रूण दोस्तों गर्भाशय में पल जरूर रहा होता है, लेकिन इसको भोजन जो होता है वो गर्भनाल से मिलता है। आपको पता होगा जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के ढूंढी से ये गर्भनाल जुड़ा होता है, उसी से बच्चे को आहार मिलता है। जो कुछ भी आहार की जरूरत है, जो कुछ भी माता खाती है वो बच्चे को आहार के रूप में उस गर्भनाल से मिलता है। बाद में ही गर्भनाल काटा जाता है, ठीक है। और थोड़ा भी लापरवाही होती तो यहाँ पर बच्चे में से या माँ में से किसी एक की मृत्यु बड़े आसानी से हो जाती है, ठीक है। तो गर्भनाल यहाँ करिएगा, गर्भनाल के द्वारा। जो लोग गर्भाशय सोच रहे थे वो गलत सोच रहे हैं। शरीर के थर्मोस्टेट यानी ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है, बताइए। शरीर में थर्मोस्टेट का काम कौन करता है, ठीक है, गर्मी, गर्मी, ठीक है। तो मैंने पढ़ाया था दोस्तों शरीर में पाया जाता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। वही प्यार व्यार लव सब धोखा सोखा सब यही करता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। गर्मी बढ़ाता है, सब कुछ होगा तो गर्मी बढ़ेगा। बाकी जो एड्रिनल दे रहा है, एड्रिनल को आपातकालीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, या लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो बहुत आसान बच्चों वाला क्वेश्चन है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों लीवर, 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 लीवर को, या कलेजा जिसको आप बोलते हो, ठीक है, जिगरा जिसको आप बोलते हो, जिगरा, ठीक है, जिगरा, कलेजा, ठीक है, या लीवर, इसको याद रखेगा, ये लीवर हो जाएगा सबसे बड़ी ग्रंथि। आपसे पूछा सबसे छोटी, तो सबसे छोटी होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी होती है, पिट्यूटरी, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। मधुमेह रोग को रोगी को किस इंजेक्शन से कम, मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है बताइए। अगर कोई किसी डायबिटिक पेशेंट है और उसके शरीर में मधुमेह बढ़ गया है, डायबिटीज बढ़ गया है, तो उसको कैसे कम कर सकते हैं? थायरॉक्सिन से, टेट्रासाइक्लिन से, स्ट्रेप्टोमाइसिन से, या फिर इंसुलिन से। याद रखें दोस्तों, शरीर में अगर इंसुलिन नहीं है तभी जाकर के मधुमेह होता है। तो अगर शरीर में मधुमेह को कंट्रोल करना है तो इंसुलिन होना चाहिए, ठीक है। और इंसुलिन दे दिया जाता है तो उसका शरीर क्या आ जाता है? कंट्रोल में आ जाता है। तो यहाँ इंसुलिन आपका सही हो जाएगा। और इंसुलिन ग्लूकोज के उपापचय में हिस्सा भी लेता है। तो एक बार अगर इंसुलिन आ गया तो शरीर में पचना शुरू हो जाएगा। करा यकृत में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के रूप में संश्लेषण की क्रिया को भी यही प्रेरित करता है, ठीक है। बताइए, आगे बताइए, क्रिटिनिज्म क्या है? सोच समझ के उत्तर दीजिए। क्रिटिनिज्म क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। यौनावस्था में होने वाला एक रोग, बच्चों में होने वाला एक रोग, या फिर वृद्ध व्यक्ति में होने वाला एक रोग, या फिर स्त्रियों में होने वाला रोग। बताइए क्रिटिनिज्म किसे बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रिटिकल कौन होता है? किसको रोग हो जाए तो बड़ा क्रिटिकल हो जाता है? 2 लोगों को। आप कहते हो बच्चों को रोग हो गया तो क्रिटिकल है, और वृद्ध व्यक्तियों को हो गया तो क्रिटिकल है, ठीक है। इसमें से बहुत ज्यादा क्रिटिकल कौन होता है? तो याद रखें, बच्चों में होने वाला रोग। तो ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूं कि आपको याद हो जाए। तो याद रखें दोस्तों, क्रिटिनिज्म ये एक्चुअली में रोग होता है, बट ये बच्चों में होने वाले रोग का नाम है क्रिटिनिज्म, ठीक है। इसको याद रखेगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां सही हो जाएगा। कह बच्चों में क्रिटिनिज्म रोग में थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है, जिससे बच्चे क्या हो जाते हैं? बौना हो जाते हैं, कुरूप हो जाते हैं, कुबड़ निकल जाता है, पेट बाहर निकल जाता है, जीभ मोटी हो जाती है, जननांग जो उनके होते हैं वो अल्प विकसित हो जाते हैं, विकसित ही नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें होती हैं, ठीक है। त्वचा उनकी सूखी सूखी रहती है, बहुत सारे कारण है, ठीक है। क्रिटिनिज्म बोला जाता है और ये बच्चों में होने वाला रोग होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। मैरास्मस किसकी कमी के कारण होता है? बताइए, मैरास्मस जो रोग है दोस्तों, ये किसकी कमी के कारण होता है? 2 तरह के रोग मैंने बताया था, एक मैरास्मस बताया था, एक आपको क्वाशियोकर बताया था। ये दोनों ही बच्चों में होने वाला रोग है। और यहां पर क्या होता है? बच्चे को भूलने की बीमारी होती है, मस्तिष्क संबंधी बीमारी होती है। 1 मिनट यार, क्या दे दिया? अच्छा, ये पूछ रहा मैरास्मस किसकी कमी से होता है? दोस्तों, प्रोटीन की कमी से होने वाला फिलहाल तो रोग है, लेकिन यहाँ कैलोरी भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर पर्याप्त मात्रा में उनको जो है आहार नहीं मिलता तो भी हो जाता है। कैलोरी का तात्पर्य क्या? आहार से है, संतुलित आहार से। अगर बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिला तो मैरास्मस रोग, और अगर संतुलित प्रोटीन नहीं मिला तो क्वाशियोकर रोग हो जाता है। दोनों तथ्यों को याद रखेगा, परीक्षा के पेड सवाल है सब, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, सुक्रोज में होता है। सुक्रोज में क्या क्या पाया जाता है? बताइए, सुक्रोज में क्या क्या होता है दोस्तों? 2 चीजें होती हैं, ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज करिएगा, ग्लैक्टोज मत करिएगा। ग्लैक्टोज तो एकदम गलत है, ठीक है, बस ये हटा दीजिए। ग्लाइकोजन होता है, लेकिन जब ग्लूकोज परिवर्तित होता है तब ग्लाइकोज होना होता है, ठीक है। यहाँ पे ग्लैक्टोज हटाइए, यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सुक्रोज के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, कह रहा है किसका अपघटन मानव शरीर में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है? दोस्तों, अल्जाइमर, जब किसी व्यक्ति को अल्जाइमर हो जाता है तो उस व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती, भूलने की बीमारी हो जाती, व्यक्ति समझ नहीं पाता हो किसके साथ रह रहा है, उसका नाम क्या है, पता क्या है, उसका क्या करना है, मूल्य उसको कुछ नहीं पता चल पाता, ठीक है। तो याद रखेगा, यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क संबंधी बीमारी है इसलिए यहां पर मस्तिष्क कोशिका का नाम आप दे सकते हैं, ठीक है, मस्तिष्क। यहां पर याददाश्त कमजोर हो जाता है। निम्न का मिलान कीजिए। अगर किसी को मोतियाबिंद हुआ तो मोतियाबिंद हमेशा कहां होता है? आंख में होता है। किसी का पीलिया हुआ है, पीलिया में शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पूरा शरीर पीला पीला पड़ जाता है, ठीक है। और ये हमारे लीवर को डैमेज करता है, क्योंकि उसी समय डॉक्टर Li52 दवा देते हैं, ठीक है। तो लीवर कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा मधुमेह मतलब शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है और व्यक्ति डायबिटीज का रोगी हो गया है, तो ये पाचन ग्रंथि इसकी डिस्टर्ब, ठीक है। हाँ, स्टेप्टोमाइसिन में क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जीभ में हो जाएगा। स्टीमेटाइटिस क्या हो जाएगा? जीभ में हो जाएगा। तो एक बार मिला लीजिए, इसका हो जाएगा 3, ठीक है, 3 और बी का 4 कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ दे रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको सही करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मोतियाबिंद में आपने आंख कर दिया, पीलिया में यकृत न करके आप पाचन ग्रंथि कर दीजिए, क्योंकि पीलिया की वजह से पूरा का पूरा डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। और बाकी मधुमेह में जो दे रहा दोस्तों, मधुमेह में यकृत कर दीजिए, क्योंकि मधुमेह में भी वही दिक्कत होता है, ठीक है, लीवर डैमेज। अब बाकी वाला यहाँ हो जाएगा। वैसे मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन चेंज करना चाहिए। पाचन ग्रंथि कहने का मतलब बहुत कुछ हो जाएगा, और यकृत लीवर डैमेज स्पेशली जो होता है पीलिया रोग में होता है। तो एक बार इसको आप अपने हिसाब से भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए
चलिए चलिए चलिए, हाँ देखिए सही तो दे रहा है, यहाँ पे सही लिख रहा है, वहाँ पे गलत लिख रहा है, ठीक है। वही तो मैं कहा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। पीलिया में लीवर डैमेज होता है क्योंकि उसी समय ली 52 दिया जाता है। अरे हमको हुआ है 12-13 पॉइंट तक मेरा पीलिया चला गया था, ठीक है, तो बड़े हालत खराब हो गया था, बहुत पहले की बात है, ठीक है, तब मैं आपको पढ़ाता नहीं था, लेकिन हाँ इस चीज़ से गुजर चुका हूँ तो पता है इसके बारे में, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए मधुमेह जो होता है इसमें इंसुलिन नहीं बनता है, वही लैंगरहैंस द्वीपिका की बीटा कोशिकाएं वही इंसुलिन का श्रावण करती है, पाचन ग्रंथि हो जाएगा। ये गलत ऑप्शन यहाँ पे दिया है। चलो आगे देखते हैं, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ठीक है। अच्छा मैं कुछ वहां पे मिलान गड़बड़ कर रहा था क्या, मोतियाबंद 1 का 2 है ना, सही तो है, देखो ओहो मुझे थोड़ा सा दिख गलत गया, ठीक है, चमक की वजह से। ये आंख पे हो जाएगा, 1 का 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद पीलिया में यकृत हो जाएगा, मधुमेह में पाचन ग्रंथि हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो ये बनेगा ना 2 3 4 1, ठीक है, ये बनेगा, तो 2 3 4 1 है तो ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो नहीं दिखा कोई बात नहीं, आने से मतलब है चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं होती है और टेंशन की कोई बात नहीं होती, आनी चाहिए। जब नहीं आएगा देखा जाएगा, गूगल थोड़े है कि दुनिया में सब कुछ हमको पता है और ना आपको। हाँ आगे देखिए, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मानव शरीर में वैसे कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन कैल्शियम से भी ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो यहां पे आप 65% याद रखिएगा, ये ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन आपका सही होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोला जाता है विटामिन सी को, और डी को कैल्सीफेरॉल बोला जाता है, ई को टोकोफेरॉल बोला जाता है, ये सब याद रखें, ठीक है। तो कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिए स्कर्वी नामक रोग होता है, कौन सा, स्कर्वी। रतौंधी वगैरह तो विटामिन कौन सा हो जाएगा, ए की कमी से, रतौंधी आंख से दिखाई नहीं देता रात में, और रिकेट्स जो होता है दोस्तों इसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, और धूप की कमी से, वो विटामिन डी की वजह से होता है, ठीक है, तो सब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विटामिन सी खट्टे चीजों में मिल जाता है, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, वहां पे आपको विटामिन सी मिल जाएगा, ठीक है। करम मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है, अगर आप रोटी को चबा चबा करके खाते हैं तो रोटी आपको मीठी लगती, क्यों, क्योंकि याद रखिए कि उसमें जो प्रोटीन होता है वो शक्कर में बदल जाता है या शर्करा में चेंज होता है, इस वजह से रोटी क्या लगती, मीठी लगती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सत्य आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिख रहा है, मुंह में रोटी चबाते समय लार ग्रंथियों से लार का स्राव होता है, स्रावित लार में कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम टाइलिन मौजूद होते हैं, और ये उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देते हैं, और माल्टोज में शर्करा होने की वजह से वो मीठा मीठा हमें स्वाद देता है। पित्त स्रावित होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 2 प्रश्न पूछता है, एक पूछता है पित्त स्रावित कहां से होता है, और दूसरा पूछता है पित्त संचित कहां पर होता है। स्रावित और संचित, स्रावित मतलब होता है निकलना, पित्त संचित होता है पित्ताशय में, कहां पर होता है, पित्ताशय में, जिसको गॉल ब्लैडर कहा जाता है, ठीक है, पित्ताशय में। लेकिन पित्त निकलता कहां से है, तो याद रखिएगा लीवर से, कहां से, लीवर से, लीवर से पित्त निकलता है, और आपसे पूछा है स्रावित, तो उत्तर क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। गलती से पित्ताशय मत करेगा, परीक्षा में पित्ताशय भी देता है कि आप गलती करो लेकिन आपको करना नहीं है, ठीक है, ये ध्यान देना है। देखिए मेरा फर्ज है याद दिलाना कि आप गलती करते कहां पर है, ठीक है, तो आप उसको ध्यान दीजिए। आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है। दोस्तों शुरू में बता दिया, ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये किस रूप में होता है, अच्छा बताइए ग्लूकोज में कि ग्लाइकोजन में। कार्बोहाइड्रेट जब सबसे पहले टूटेगा दोस्तों तो ये ग्लूकोज में टूटेगा, जब ग्लूकोज आप नहीं इस्तेमाल कर पाओगे तो वो जाकर के स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन है, स्टेप होगा ग्लाइकोजन ही लास्ट में, लेकिन उसके पहले ग्लूकोज दे दिया तो ग्लूकोज को आप सही कर लो, ठीक है। तो यहां ग्लूकोज हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में टूटता है, और ग्लूकोज एक तरह का मोनोसैकेराइड होता है, ग्लूकोज जाकर के ग्लाइकोजन के रूप में सेव होता है, सुरक्षित होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आज की क्लास इतने पे समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप सभी का धन्यवाद, बस इसी तरह से अपना लाड प्यार बनाते रहिए, ठीक है। वैसे दोस्तों आज आप सभी ने वीडियो को शेयर किया नहीं, जितना होना चाहिए उतना रिस्पॉन्स अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। डेली शाम को 5 बजे फिर भी मैं कहता हूं आप तैयार रहें, शाम के 5 बजे, सुबह के 11 बजे और रात को 11 बजे ये सीरीज मैं कोशिश करूंगा डेली चलाता रहूं, ताकि आपकी जीएस प्रैक्टिस, आपकी टेस्ट सीरीज बढ़िया से चल सके, ठीक है। ये लाइव सेशन चल रहा है, आप चाहें तो अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग डाउट नहीं पूछते, सिर्फ आंसर देते हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।